बीए प्रथम वर्ष के प्रिय छात्राओं, पिछले वीडियो में मैंने कहानी के स्वरूप को स्पष्ट करने के संदर्भ में चर्चा की थी और बताया था कि इसके विस्तार में जाने के लिए कुछ संदर्भ ग्रंथों को ध्यान में रखना आवश्यक है। उन संदर्भ ग्रंथों की सूची मैं देना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि हिंदी साहित्य के इतिहास के जो प्रमुख ग्रंथ हैं उनको अगर उठाओगी तो उसमें आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत कहानी को उठाओ। भारतेंदु युगीन कहानी, द्विवेदी युगीन कहानी, छायावाद यानी प्रेमचंद और प्रेमचंद के समकालीन कहानी, प्रेमचंदोत्तर कहानी आदि तुमको विविध रूप वहाँ पे कहानी के हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी को मिलते जाएंगे। इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि उसमें तुमको एक साथ हर विधा से संबंधित विशेषताएं उस युग के संदर्भ में मिलते जाएंगी। तो इसलिए बाकी विधाओं को छोड़ते हुए केवल कहानी पर हमको ध्यान केंद्रित करना है। इस दृष्टि से डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य के इतिहास का आधुनिक काल, बच्चन सिंह द्वारा संपादित बच्चन सिंह द्वारा लिखित आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, ये दो प्रमुख ग्रंथ हैं। केवल कहानी पर केंद्रित मधुरेश द्वारा हिंदी कहानी का उद्भव और विकास एक पर्याप्त ग्रंथ है। इसको देखने के बाद मुझे नहीं लगता है कि बीए प्रथम वर्ष के स्तर पर कहानी को समझने और समझाने की दृष्टि से और कोई बात महत्वपूर्ण बनती है। और उसमें संपूर्ण हिंदी की पहली कहानी किसको कहा जाए, क्यों कहा जाए, कैसे कहा जाए, ये सारी चर्चा है। अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं पाठ्यक्रम में निर्धारित कहानी आचार्य चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी उसने कहा था इस मायने में भी महत्वपूर्ण है कि जिस उद्भव और विकास की चर्चा मैं अभी कर रहा था और संदर्भ ग्रंथ नोट करा रहा था, उन ग्रंथों के साथ तुम लोग पाओगी कि उसने कहा था कहानी हिंदी की पहली उत्कृष्ट कहानी की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इसकी गणना हिंदी की पहली कहानी के रूप में की जाती है। इस कहानी की एक और उल्लेखनीय विशेषता है जो कहानी के पाठ से इतर निकलती है। वह विशेषता यह है कि यह कहानी अपने आरंभिक स्तर पर ही बहुत जबरदस्त परिपक्वता का बोध देती है। यह परिपक्वता इतनी है कि आचार्य चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने बहुत कुछ और लिखा, लेकिन वो जाने जाते हैं उसने कहा था कि कहानीकार के कारण। केवल एक कहानी उनको हिंदी साहित्य में अमर करने के लिए पर्याप्त बन गई। अगर वो कुछ और नहीं लिखते तो भी उनको हिंदी साहित्य के इतिहास में अमर माना जाता। ऐसा सौभाग्य कुछ लोगों को ही प्राप्त होता है जो अपनी किसी एक रचना के ही कारण साहित्य में अमर हो जाते हैं। यह श्रेय चंद्रधर शर्मा गुलेरी के अलावा अगर और किसी को मिला है कि केवल एक रचना के कारण वो एकदम उतने प्रसिद्ध हुए, तो वो जाता है डॉक्टर विजय देव नारायण शाही को। विजय देव नारायण शाही ने भी बहुत कुछ लिखा। जायसी पर उनकी स्थापना न्यूनतम स्थापनाओं में से एक मानी जाती है, लेकिन वो हिंदी साहित्य के इतिहास में केवल एक लंबे निबंध के कारण प्रसिद्ध हैं। उस निबंध का नाम है लघु मानव के बहाने, आधुनिक हिंदी कविता पर एक बहस।
इस निबंध के कारण वो इतने स्थापित रचनाकार के रूप में उभरते हैं कि नई कविता की दिशा और धार दोनों बदल जाती है। और उसी बहस के आधार पर नामवर सिंह की वह पुस्तक आती है कि कविता के नए प्रतिमान। खैर, चूंकि हमारा विषय कविता नहीं, इसलिए उस पुस्तक पर हम नहीं चर्चा करेंगे। हमारा मूल विषय यहाँ कहानी है। कहने का तात्पर्य कि खुद गुलेरी जी ने आदिकाल से लेकर आधुनिक काल में तक पे कई जगह अपने कथन दिए, अपने बयान दिए, अपनी स्थापनाएं दी, लेकिन महत्वपूर्ण इस जो उनकी रचना है वो उसने कहा ही है, और वो एक कहानी है। कहानी के भी क्षेत्र में असमय समय और बुद्धू का कांटा नामक उन्होंने कहानियां लिखी, लेकिन उन कहानियों के कारण उनको वो प्रसिद्धि नहीं मिली जो उसने कहा था के कारण मिली। अब हमको देखना ये है कि आखिर ऐसा क्या है इस कहानी में कि इसे एक सर्वाधिक आरंभिक और महत्वपूर्ण कहानी के रूप में जाना और माना जाता है। वह इस कहानी की काल्पनिकता और मौलिकता के भीतर निहित तथ्य परकता। ऐसा लगता है इस कहानी को पढ़ करके कि पूरा का पूरा एक परिवेश जाग उठता है। सामान्य एक युवक युवती के प्रेम को इसके कथानक के रूप में चुना गया है। दोनों संयोगात मिलते हैं और एक दूसरे से उनको एक प्रभान्वित के अवसर पर सहज सुलभ आकर्षण प्राप्त होता है। उस आकर्षण के आधार पर दोनों बढ़ते जाते हैं आगे। इसमें खास बात है कि दोनों के मिलने से पूर्व का जो उस समय के वातावरण और पंजाबी संस्कृति का चित्रण है, और उसमें सड़क पर चलने वाले लोगों और उस समय के तांगा चालकों के व्यवहार और क्रियाओं के माध्यम से उनकी गालियों समेत जो एक अद्भुत किस्म का व्यंग कौशल परिवेशगत आधार पर सृजित होता है, वह बाद की भी बहुत कहानियों में देखने को नहीं मिलता है, जो अपने आप को बहुत महत्वपूर्ण कहानी बताती हैं। यह यथार्थ परकता उसकी काल्पनिकता को ढक देती है। एक दूसरी बात इस कहानी में जो उभर कर आती है, जिसमें सामान्यतः प्रथम दृष्टया प्रेम के कारण उस प्रेम का अद्भुत शिकार युवक ही होता है, उसको बहुत सहज भाव से दर्शाया गया है। उस आकर्षण को युवती समझती है, इसलिए लेकिन वह व्यक्त नहीं कर सकती। व्यक्त करना उसके लिए असंभव इसलिए है कि वह युवती इस आकर्षण के प्रति सहज बोध रखते हुए भी वास्तविकता के बोध के प्रति परिचित है, इसलिए वह मौन ही रहती है और कुछ भी बात नहीं करती। युवक इतना आकर्षित होता है कि उसको अपनी जीवन संगिनी बनाने की ठान लेता है। जब वह ये ठान लेता है तो बार बार यह जानना चाहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी सगाई हो गई है। इसलिए इस कहानी के बीज वक्तव्य के रूप में, बीज कथन के रूप में यह एक सवाल आता है कि क्या तेरी कुड़माई हो गई। लड़की कोई जवाब नहीं देती है, चुपचाप चली जाती है। एक दिन ऐसा घटित होता है कि वह युवती यह बता देती है कि हाँ, मेरी कुड़माई हो गई, अर्थात मेरी सगाई हो गई। इससे उस युवक के सपनों की दुनिया पूरी तरह टूट कर बिखर जाती है और वह अंधाधुंध सड़क पर भागता हुआ चलता है, और जिधर उधर टकराता है, उधर उधर गुलेरी जी उसके बारे में जो लोगों की टिप्पणियां करते हैं, वह कलात्मक और साहित्यिक कौशल से इतना भरपूर हो उठता है
कि यह कहानी के अनोखेपन को साबित करता चलता है। उदाहरण के लिए जब युवक एक जगह पर टकराता है तो गुलेरी जी इस टकराने के आधार पर कहते हैं कि वह टकरा कर उसने अंधे की उपाधि पाई। यानी रचनाकार कहना यह चाह रहा है कि वह युवक तो ये बोला कि भाई इतना अंधा है क्या कि देखकर नहीं चल सकता, लेकिन अंधे की उपाधि पाई शब्द में जो व्यंग के कारण एक नया गद्य का सृजनात्मक कौशल उभर कर पाठक के सामने आता है, वह सीधे सपाट कथन में नहीं आ पाता है। साथ ही उसी में उससे पूर्व की कहानियों में कि तांगे वालों को पीठ छेद देने वाली गालियां या इस शहर के इस स्थान की मूलभूत विशेषता है। यानी कि बात को थोड़ा सा घुमाकर उसको कैसे रोचक और बिंबात्मक बनाया जाए, यह इस कहानी की कला का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग बनकर उभरता है। इसीलिए इस कहानी को पढ़ते समय ऐसा मन नहीं करता है कि अभी इसको दूसरी सीटिंग दें, बल्कि पढ़ते ही समय ऐसा लगता है कि इसको एक बार में ही खत्म कर दें, क्योंकि भाषा वह वाहिका बनती है जो कहानी को निरंतर रोचक बनाए रखती है। संस्कृत काव्य शास्त्र में गद्य की इसी विशेषता की ओर रेखांकित करते हुए ये कहा गया है कि गद्यम कविनाम निकषम वदंती, अर्थात गद्य साहित्यकारों का की कसौटी है। संस्कृत के भीतर काव्य शब्द का प्रयोग साहित्य के अर्थ में किया जाता है और कवि शब्द का प्रयोग साहित्यकार के अर्थ में किया जाता है। इस दृष्टि से साहित्य यानी काव्य के वहां पर केवल 3 भेद मिलते हैं, गद्य, पद्य और चंपू। गद्य और पद्य तुम समझ ही रही होगी। चंपू उस साहित्य को कहते हैं जिसमें गद्य और पद्य दोनों का विधान निहित होता है। गद्य क्या है यह अलग से बताने की आवश्यकता मुझे नहीं प्रतीत होती, लेकिन प्राचीन साहित्य में मुक्त छंद या छंद मुक्त कविता को काव्य का दर्जा नहीं प्राप्त था। यानी कि कविता के अनुशासन में बंधकर ही कविता चल सकती थी, जबकि गद्य के पास व्याकरण का अनुशासन था, लेकिन शब्द और मात्रा की गणना का अनुशासन नहीं होने के कारण एक साहित्यकार जो गद्य लिख रहा है, यानी कि कवि जो गद्य में का कवि है, वो स्वतंत्रता ज्यादा ले सकता है। व्याकरण के अनुशासन में बस उसे बंधना है, किस शब्द का चयन करे, उसमें कितनी मात्राएं हो, ऐसी बाध्यता उसको नहीं है। इसीलिए गद्य साहित्यकारों की कसौटी बन करके आता है कि वहां उसके पास यह अवकाश नहीं होगा, उसके पास यह बहाना नहीं होगा कि मात्राओं की कमी या बेसी हो रही थी, इसलिए इस शब्द के अलावा इससे सुंदर शब्द नहीं रख सकते। इसीलिए बाण भट्ट के गद्य को गद्य की भी कसौटी की कहा गया, क्योंकि बाण भट्ट के गद्य में जो लालित्य है, यानी मनुष्य सृजित जो सौंदर्य है, वो अद्भुत किस्म का है, पाठक को हमेशा बांध कर रखता है और रोचक बनाए रखता है। इस कहानी के गद्य की भी यही विशेषता है कि पूरे परिवेश को एक बिंब के रूप में न केवल उभारता है, उस वरन उसके शब्दों के भीतर ऐसी व्यंग की चेतना भरता है जिससे पाठक निरंतर उससे बंधा रहता है। कहानी का एक बहुत बड़ा फलक तब उभरता है जब इस हृदय विदारक घटना के बाद, दिल तोड़ने की घटना के बाद, दोनों ही युवक और युवती अपने अपने रास्ते, अपने जीवन के पथ पर निकल पड़ते हैं। जब वो आगे बढ़ते हैं, लेकिन अंत समय में एक ऐसे अवसर पर उन दोनों की संयोगात एक मुलाकात होती है। युवक फौज में भर्ती हो जाता है और उस युवक के अफसर की पत्नी वह युवती होती है। उस अफसर के पास उसको लेने के लिए जब वो जा रहा होता है, वो पत्नी वहीं से दूर से उसको पहचान लेती है और अकेले में जब बुला करके उससे पूछती है, इससे वार्तालाप में वह भी उसको पहचान लेता है। उस युवती का पुत्र भी अफसर बन जाता है और प्रेम का वह बीज जो
बचपन में कभी अंकुरित होता है, वह यहां पर पुनः अपनी फसल को देख करके लहलहा उठता है। इसलिए आगे की बात अब आगे करते हैं, क्योंकि YouTube इतना ही ले पा रहा है। अगले लेक्चर में अगली बात।